गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। कल अपन ने देखा था औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। तो औपचारिक संगठन से आशा उस संगठन से होता है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यवसाय को करने से संबंधित नियम कानून सारी चीजें पहले से ही डिसाइड रहती है, उसको कहते हैं औपचारिक संगठन। जैसे इंग्लिश में होता है ना इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, उसी तरह होता है हमारा औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। अब अनौपचारिक संगठन को आज अपन देखते हैं कि अनौपचारिक संगठन क्या होता है, इसकी विशेषताएं, गुण और दोष सब क्या क्या होते हैं। तो अनौपचारिक संगठन से आशय एक ऐसे संगठन से होता है जिसके अंतर्गत किसी भी कार्य को करने से संबंधित कोई दिशा निर्देश नहीं होते हैं। अब क्या होता है, ये संगठन जो होता है वो किसी भी व्यवसाय में स्वतः ही निर्मित हो जाता है। अब मान लीजिए कोई व्यवसाय चला रहे हैं आप, जिसमें बहुत सारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। अब कर्मचारी आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे से अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करेंगे, एक दूसरे को गाइडलाइन देंगे। तो कुल मिलाकर सामाजिक संतुष्टि के लिए जो होता है वो औपचारिक संगठन का गठन किया जाता है, उसको हम कहते हैं औपचारिक संगठन। इसका दूसरा नाम होता है अंगूरी लता भी उसको कहा जाता है। तो समझ में आया औपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन का मतलब होता है ऐसा संगठन जिसके अंतर्गत किसी भी कार्य को करने से संबंधित दिशा निर्देश कुछ भी निर्धारित नहीं रहता है। सामाजिक संतुष्टि के लिए यानी कि अपनी बातों को शेयर करने के लिए यह संगठन बनाया जाता है। अब अपन देखते हैं इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला होता है इसका निर्माण स्वतः ही व्यवसाय में हो जाता है। जब हम व्यवसाय में आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक अनौपचारिक संगठन है। तो इसका निर्माण किसी भी व्यवसाय में स्वतः ही हो जाता है। दूसरा होता है समस्त स्तरों पर, यानी कि आपको बताया था सेकंड चैप्टर में किसी भी व्यवसाय के 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न। तो अब जो उच्च स्तर है वहां पर बिल्कुल बड़े बड़े लोगों को छोड़कर यानी कि डायरेक्टर को छोड़कर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं। दूसरा होता है हमारे मध्य स्तर, जिसमें आते हैं हमारे विभाग अध्यक्ष, ये सारे लोग आते हैं। तो विभाग अध्यक्ष में भी क्या होता है, अनौपचारिक संगठन पाया जाता है। अब हमारे निम्न स्तर में आते हैं हमारे कर्मचारी, पर्यवेक्षक, फोरमैन। तो ये सारी चीजों पर भी क्या होता है, अनौपचारिक संगठन पाया जाता है। तो इस प्रकार जो अनौपचारिक संगठन है वो सभी प्रकार के स्तरों पर पाया जाता है। तीसरा होता है संगठन चार्ट का उपयोग नहीं। संगठन चार्ट का उपयोग का मतलब होता है मान लीजिए कोई क्रय करने का काम है, तो क्रय का काम किस व्यक्ति को दिया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा, तो वो सारी चीजें डिसाइड रहती है। तो वो कहते हैं संगठन चार्ट, यानी कि सभी व्यक्तियों के कर्तव्य दायित्व सारी चीजें निर्धारित होती हैं। लेकिन अनौपचारिक संगठन में ऐसा नहीं होता है, किस व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करना है, वो उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें संगठन चार्ट का उपयोग नहीं किया जाता है। चौथा होता है सामाजिक संतुष्टि। सामाजिक संतुष्टि का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आप कोई परेशानी में हैं, तो आप किससे शेयर करेंगे, घर पर शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे। वैसे ही एक संस्था होती है जहां पर अपनी बातें एक हिसाब से गॉसिप कह सकते हैं, किसी से अपनी बातों को शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, अनौपचारिक संगठन का उपयोग करते हैं। तो सामाजिक संतुष्टि के लिए भी अनौपचारिक संगठन इसकी विशेषता माना जाता है। अब हम देखते हैं अनौपचारिक संगठन के गुण या लाभ कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है औपचारिक संगठन का पूरक। अब जो अनौपचारिक संगठन है वो औपचारिक संगठन का पूरक है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि औपचारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य, दिशा निर्देश सारी चीजें निर्धारित थी, उसकी वजह हमारा जो अनौपचारिक संगठन होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे व्यक्तियों के साथ शेयर कर सकता है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो औपचारिक संगठन का पूरक यानी उसका विपरीत होता है। दूसरा होता है भेदभाव की समाप्ति। अब अपन किससे बात करना चाहेंगे, जो हमारा मित्र है या हमारा आपस में संबंधी है, तो यहाँ पर भेदभाव होता ही नहीं है। कौन व्यक्ति किससे बात कर रहा है, किससे नहीं बात कर रहा है, उसकी रुचि पर डिपेंड करता है। इसलिए एक दूसरे के साथ भेदभाव, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा होता है संचार व्यवस्था कुशल। अब कल अपन ने देखा था कि जो औपचारिक संगठन था उसमें अव्यक्तिगत संबंध होता है, यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता है। जबकि इसमें क्या होता है, अनौपचारिक संगठन में आपस में 10 लोग बैठकर और एक दूसरे के साथ बात करने लगे कि हमारा मालिक ऐसा है, हमें इतनी असुविधाएं प्रदान करता है, हमें ये सुविधाएं नहीं दी। तो कुल मिलाकर क्या होता है, यहाँ बात एक व्यक्ति से दूसरे और दूसरे से 4 और 4 से 6 व्यक्तियों तक आसानी से पहुंच सकती है। जैसा कि आज अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई भी गांव में कोई बात होती है तो वह 10-15 लोगों तक आसानी से मिर्च मसाला लगा के वैसे ही फैल जाती है। वैसे ही हम इसको कहते हैं कि ऐसा अनौपचारिक संगठन में होता है। अब चौथा होता है समन्वय एवं सहयोग। जब आपस में लोग बाग मित्रवत संबंध रखते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं और लड़ाई
लड़ाई झगड़े के बिना ही ये व्यवसाय अनौपचारिक संगठन जो है वो चलता रहता है, यानी कि आपस में समन्वय भी बना रहता है और सहयोग भी एक दूसरे का वो करते रहते हैं। अब अपन देखते हैं अनौपचारिक संगठन के कौन कौन से दोष होते हैं। तो सबसे पहला होता है अफवाहों को बढ़ावा देना। अब अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत जब व्यक्ति बात करते हैं तो एक बात मान लो अपन ने कोई छोटी सी बात कही और पता चला वो 10वें स्थान पर जाते जाते पूरा एक पैराग्राफ बन गया, यानी कि एक छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बताते बताते वो बात अपना स्वरूप ही बदल लेती है। ऐसा ही होता है हमारे अनौपचारिक संगठन में। जब 10 व्यक्ति मिलकर बात करते हैं तो एक बात को पता नहीं कितने तरीकों से कहा जाता है, तो अफवाहों को इसमें ज्यादा बढ़ावा मिलता है। दूसरा होता है विनाशकारी प्रवृत्ति, यानी कि क्या होता है, मालिक ने मान लो आपको कोई बात मध्य स्तर को बताई या मध्य स्तर निम्न स्तर को बताएगा। अब एक व्यक्ति से बात होते होते दूसरे तक गई, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक। अब वो चौथे व्यक्ति तक बात पहुंचते पहुंचते पता चला कुछ और ही बात का मतलब निकाल लिया। तो उस प्रकार से क्या हो जाता है, लोग अपन ने मान लो कल किसी ने कहा कि येलो ड्रेस पहन के आना है, येलो हाउस के लोग मतलब येलो ड्रेस पहन के आना है। अब मान लो कोई और व्यक्ति आया, उसने कहा येलो के साथ ये भी आना है, किसी को रेड पहन के आना है, तो मतलब बातें क्या हुई, गड़बड़ हो गई, तो समझने में हमें प्रॉब्लम हुई। ऐसी व्यवसाय रहता है, एक व्यक्ति जो बात को कहता है पता चला दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो बात ही बिगड़ जाती है, बात का स्वरूप बदल जाता है, तो विनाशकारी प्रवृत्ति यहाँ पे हो जाती है। तीसरा होता है नकारात्मक दृष्टिकोण। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यवसाय में व्यवसायी होते हैं और मालिक होते हैं, तो जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, हर एकदम विरोध की भावना ही रखते हैं। मतलब कुछ कर्मचारी रहेंगे जो अपने मालिक के प्रति विरोध उत्पन्न करेंगे, बढ़िया हड़ताल करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर मालिक के प्रति उनको भड़काएंगे। जबकि औपचारिक संगठन में ऐसा नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम से मतलब रहता है, वो काम से ही मतलब रखता है। क्या फालतू की बातें चल रही हैं व्यवसाय में, क्या नहीं चल रही है, उनको इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जबकि अनौपचारिक संगठन में कर्मचारियों को यही लगा रहता है कि व्यवसाय में चल क्या रहा है, एक दूसरे का विरोध करते हैं और नकारात्मक दृष्टिकोण व्यवसाय में फैलता है। औपचारिकता का अभाव। अब ये तो अपन ने पढ़ा है कि अनौपचारिक संगठन है तो इसमें औपचारिकता नहीं होगी, व्यक्ति कभी भी आएंगे, कैसे भी बैठेंगे, काम करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उन सारी चीजों को देखेंगे नहीं। क्या नियम है व्यवसाय के, क्या कानून है, क्या शर्तें हैं, उनसे उनको कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो अपन ने अभी पढ़ा कि अनौपचारिक संगठन क्या होता है, उसकी विशेषताएं, उसके गुण और उसके दोष। अब अपन देखेंगे अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अधिकार अंतरण किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो अधिकार अंतरण, अधिकार का मतलब होता है अधिकार और अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित करना। तो कोई भी संस्था रहती है, अब किसी भी संस्था का एक प्रमुख व्यक्ति है, अब उसके पास बहुत सारे काम रहते हैं, अब सारे कामों को एक साथ करना क्या हो सकता है, संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए उस संस्था का मालिक क्या करता है, अपने नीचे वाले जो कर्मचारी रहते हैं उनको थोड़े थोड़े कार्यों को सौंप देता है और कार्य सौंपने के साथ साथ में उनको अधिकार भी सौंप देता है कि आगे जाकर कोई निर्णय लेना है तो वह आसानी से उस निर्णय को ले सके। तो अधिकार अंतरण का सीधा सा मतलब होता है कार्य की अधिकता हो जाने पर जब हम उन कार्यों को दूसरे व्यक्तियों तक सौंप देते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं जो क्या है, अधिकार अंतरण है। अब अधिकार अंतरण में क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति को अधिकार कार्य सौंप देते हैं तो कार्य सौंपने के बाद भी मालिक का दायित्व बना रहता है कि वो देखें कि वो कर्मचारी उस कार्य को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अधिकार अंतरण मतलब अपने जो कार्यभार अधिक हो जाने पर उन कार्यों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंपना ही अधिकार अंतरण कहलाता है। अब अपन देखते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला होता है अधिकार अंतरण अगर कोई महत्वपूर्ण विषय है, यानी कि वैसे तो इसमें क्या किया जाता है, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वह मालिक स्वयं करता है, यानी कि वो जो कम महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं वह दूसरे कर्मचारियों को सौंप देते हैं। तो इनमें भी जैसे कि संस्था के संबंध में महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होते हैं उनको लिखित रूप में सौंपा जाता है। इसके अलावा जो सामान्य कार्य रहते हैं कि कुछ क्रय करके लाना है या किसी का पेमेंट करना है छोटा मोटा, तो वो मौखिक रूप में होता है। दूसरा इसमें भर्रापन ऊपर से नीचे का होता है। ये तो सीधी सी बात है, जब किसी भी संस्था का मालिक अपने अधिकारों को दूसरे व्यक्तियों तक सौंपता है तो जो उच्च प्रबंधन होगा वही अपने अधिकार दे सकता है जो उसके पास में है, तो ये ऊपर से क्या होते हैं, नीचे की ओर ट्रांसफर किए जाते हैं। तीसरा है प्रबंधक का दायित्व और अधिकार सौंपने के बाद भी रहता है। अब मान लीजिए कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, उसने अपने थोड़े बहुत जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो वाइस प्रिंसिपल को दे दिए, लेकिन तब भी वो क्या करेगा, अधिकार सौंपने के बाद भी वो देखता रहेगा कि वो वाइस प्रिंसिपल कार्य को कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे ही संस्था का जो प्रबंधक है वो अपने अधिकार और दायित्व को सौंपने के बाद हमेशा ये देखता रहता है कि वो जो हमारे कर्मचारी हैं वो उस कार्य को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनका अधिकार उसके बाद भी कार्य पर बना रहता है। चौथा है अधिकार वापस भी ले सकता है या
कम बढ़ भी कर सकता है। अब मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए अधिकार दे दिए प्रबंधक ने, अब वो कर्मचारी उस कार्य को कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, वो कार्य उनसे वापस भी ले सकते हैं, या फिर अच्छा काम कर रहे हैं तो ज्यादा अधिकार सौंप सकते हैं, या फिर काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उसको कम भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, अधिकार अंतरण के अंतर्गत जब प्रबंधक के ऊपर कार्यभार बहुत ज्यादा अधिक आ जाता है तो वो क्या करते हैं, और अपने कार्य को नीचे वाले कर्मचारियों तक सौंपते जाते हैं, ताकि महत्वपूर्ण कार्य वो स्वयं कर सके और कम महत्वपूर्ण कार्य दूसरे व्यक्तियों को सौंप सके। तो ये हो गया हमारा अधिकार अंतरण की विशेषताएं। अब अपन देखते हैं अधिकार अंतरण की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति पर किसी भी संस्था में जब हम अधिकार अंतरण करते हैं तो सबसे पहले कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। सबसे पहला होता है कार्यभार सौंपना, यानी कि सब अधिकार अंतरण का मतलब ही होता है कार्यभार को सौंपना। जब कार्य की अधिकता ज्यादा हो जाती है तो इसके अंतर्गत संस्था का मालिक क्या करता है, जब उसके ऊपर बहुत अत्यधिक प्रेशर आ जाता है काम का, यानी कि कार्य अधिक हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपने उन्हीं कार्यों को क्या करते हैं, छोटे छोटे जो कर्मचारी रहते हैं उनको कम मात्रा में कार्य को सौंप देते हैं। दूसरी चीज होती है अधिकार सौंपना। जब हमने किसी कर्मचारी को कार्य सौंपे हैं तो कार्य को सौंपने के साथ साथ में उनको कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई क्रय विभाग से संबंधित कर्मचारी है, अब कच्चा माल खत्म हो जाता है तो उसको अधिकार ये होना चाहिए कि वो बाजार जाकर उस कच्चे माल को आसानी से खरीद कर ला सके और आगे का प्रोडक्शन जारी कर सके। तो दूसरे काम क्या होता है, कार्यभार सौंपने के साथ साथ में उनको कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं। प्रत्यायोजन की स्वीकृति। प्रत्यायोजन का मतलब होता है जो अधिकार हमें दिए गए हैं उनकी स्वीकृति लेना, यानी कि मान लीजिए किसी कर्मचारी को कोई कार्यभार दे दिया, अधिकार दे दिए, अब हमें ये भी तो निश्चित करना चाहिए कि वो उस कार्य को करने के लिए स्वीकृत भी है या नहीं है। मान लीजिए किसी कोई भी स्कूल है, किसी को स्पोर्ट का डिपार्टमेंट देना है, अब वो मान लीजिए वो टीचर स्पोर्ट का काम लेने के लिए तैयार है या नहीं है, तो ये जानना भी हमारा काम होता है। वैसे ही व्यवसाय में कोई भी कर्मचारी है वो विज्ञापन का कार्य, क्रय का कार्य लेने के लिए तैयार है भी या नहीं भी है, इस चीज को देखना चाहिए। तो कार्यभार सौंपने के साथ साथ, अधिकार सौंपने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि कर्मचारी उस कार्य को करने के लिए स्वीकृत है या नहीं है। चौथा होता है दायित्व का जवाबदेही निर्धारण करना, यानी कि क्या हुआ, हमने कर्मचारी को कार्य को सौंप दिए, लेकिन अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो दायित्व को पूर्ण तरीके से निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कार्य सौंपने के बाद में प्रबंधक का पूरा दायित्व समाप्त हो जाता है, वो ये देखेगा अभी कि संबंधित कर्मचारी को जो भी कार्य दिया गया है वो उस कार्य को कर रहा है अच्छे तरीके से या नहीं कर रहा है। पांचवा होता है अंतरित कार्यों का मूल्यांकन करना। अब जैसे कि कोई कंपनी होती है, अब कंपनी की जो प्रगति रिपोर्ट होती है वो मासिक पत्रिकाओं में, समाचार में, टीवी में आसानी से आ जाती है। वैसे ही प्रबंधक ने किस कर्मचारी को क्या कार्य सौंपा गया है तो उसका मूल्यांकन करना, यानी कि हमने मान लो 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन करने को कर्मचारी से कहा था, तो यानी कि 10 दिन बाद उसने वो प्रोडक्शन पूरा करके दिया या नहीं दिया, तो उन सारी चीजों का मूल्यांकन करना। यानी कि कार्य अधिक हो जाने पर कार्य सौंपना, कार्य के साथ साथ उनमें अधिकार भी सौंपना पड़ता है, कर्मचारी की स्वीकृति लेना कि वो उस कार्य को करने के लिए मतलब स्वीकृत है या नहीं है। उसके बाद में उन दायित्व और जवाबदेही का निर्धारण करना कि मैंने इसको संबंधित जो कार्य दिया था वो उस कार्य को कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, वो कर रहा है तो उनके कार्यों का मूल्यांकन करना। इस प्रकार होता है अधिकार अंतरण।